औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं जो क्वेश्चंस और आंसर्स के हवाले से था। आज की इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं और ये जो वोकेबलरी एंड ग्रामर में से सवाल है। सबसे पहले नंबर पर वोकेबलरी में सवाल है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स। ये जो ईडियम्स दिए गए हैं, जो मुहावरे दिए गए हैं, इसकी मीनिंग आपने तलाश करनी है। रिलेटेड टू एनिमल्स, ये जितने भी ईडियम्स आपको दिए गए हैं, जितने भी मुहावरे हैं, वो सारे जानवरों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सूटेबल रेफरेंसेस, मौजू हवालेजात के ज़रिए, एंड देन मैच देम, और फिर मिलाए उनको टू दियर एग्जैक्ट मीनिंग, अपने असली मानी के साथ, एज गिवन इन कॉलम बी, जो कि कॉलम बी में दिए गए हैं। तो ये दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक में बी लगाएं, दो में सी लगाएं, तो इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा है। मैंने इसके लिए दो कॉलम बनाए हुए हैं पेज पर, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अच्छा, इसमें आप देखें कॉलम ए और कॉलम बी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले नंबर पर है, यू कान टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी ऐसे इंसान को जो पुराने आदात के साथ आदी हो चुका हो, उसको आप नई चीज़ें जो है या उसमें आप तब्दीली आसानी से नहीं ला सकते, ये इसका मतलब है। तो इसके साथ जो कॉलम बी में जो मीनिंग है इसकी, वो डी नंबर पर है। आप चेक कर लें, मैंने इसके आमने सामने लिखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो वो है समवन, एक ऐसा बंदा, हु इज़ टू एकस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा आदी हो चुका हो, टू ओल्ड हैबिट्स, पुराने आदात के साथ, वोंट वांट टू चेंज, वो तब्दीली नहीं चाहेगा। इस तरीके से नंबर सेकंड में है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मगरमच्छ के आंसू, जिसको हम फरेबी या मक्कारी के आंसू भी कहते हैं। तो कॉलम बी में सी नंबर इसके साथ मौजू है, वो है फॉल्स टीयर्स, झूठ के आंसू, टू गिव इम्प्रेशन, ताकि ये तासुरात दिए जाएं ऑफ सैडनेस, गम के। नंबर तीन में बियर, बियर विद अ सोर पा। बियर रीछ को कहते हैं, सोर कहते हैं जख्मी को, और पा कहते हैं पंजे को। यानी एक ऐसा रीछ जिसका पंजा जख्मी हुआ हो। तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जो रीछ है वो निहायत गुस्से में होगा। तो कॉलम बी में इसके मानी के लिहाज से जो मौजू है वो है समवन इन अ बैड मूड, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ख़राब मूड में हो। नंबर फोर, हैव अ वेल ऑफ टाइम। हैव अ वेल ऑफ टाइम का मतलब ये है कि एक बहुत ही दिलचस्पी पर मबनी वक्त एक इंसान के पास हो। तो कॉलम बी में ये है, हैव एन एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग टाइम एंजॉइंग वन सेल्फ इनॉर्मसली, अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रखना, बहुत ज़्यादा मज़े उड़ाना। नंबर पाँच है टू रेट ऑन समबडी। टू रेट ऑन समबडी के मानी है किसी ऐसे इंसान को जो कि अथॉरिटी रखता हो, जो कि कोई अफसर हो, उसको किसी दूसरे शख्स के ख़राब आदात के बारे में बताना जो है, उसको हम कहते हैं टू रेट ऑन समबडी। तो कॉलम बी में इसके लिए मौजू लफ्ज़ या मानी ये है, टेल अ पर्सन, एक शख्स को, इन अथॉरिटी, जो कि अथॉरिटी रखता हो, अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स के ख़राब आदात के बारे में उनको बताना। नंबर सिक्स है कूल टर्की। कूल टर्की के मानी है वो वक्त जिसमें आप किसी चीज़ के साथ, लेट सपोज आप किसी चीज़ के साथ आदी हैं, आपको आदत पड़ चुकी है, और आप उस चीज़ को छोड़कर कुछ वक्त गुजारें, तो उसको हम कहते हैं कूल टर्की। यानी लेट सपोज कोई बंदा है, वो स्मोकिंग कर रहा है और वो स्मोकिंग को छोड़ दे, और वो वक्त जो वो 1 साल या 2 साल बगैर सिगरेट पिए जो है वो रहे, तो उस वक्त वो हम कहते हैं कोल्ड टर्की। तो इसके लिए कॉलम बी में मौजू लफ्ज़ है पीरियड ऑफ टाइम विदाउट समथिंग यू आर एडिक्टेड टू। अच्छा, नंबर सेवन है डोंट काउंट यूर चिकन बिफोर दे हैच।
यानी इसका मतलब ये है कि चूजे आपने उस वक्त तक गिनने नहीं हैं जब तक कि वो अंडे अंडों से बाहर ना निकले। इसका मतलब ये है कि पहले से आपने किसी चीज़ को प्रिज्यूम नहीं करना जब तक कि आपको मुकम्मल यकीन ना हो जाए। तो कॉलम बी में इसके लिए जो मौजू मीनिंग है वो है नंबर ए में, 7 के साथ ए आप मिलाएं। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 8 में है हेनपेक्ट। हेनपेक्ट कहते हैं जो जोरों का गुलाम जिसको हम कहते हैं, वो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा शोहर जिसकी बीवी हर वक्त उसको मलामत करता हो, उस पर तनकीद करता हो, तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं हेनपेक्ट। तो कॉलम बी में इसके लिए जो मौजू मीनिंग है वो है हस्बैंड हु इज नेक्ड एट बाय हिज वाइफ। नेक्ड के मानी है मलामत करना, तनकीद का निशाना बनाना। अच्छा, नंबर 9 है अफ्लाई इन द आयंटमेंट। आयंटमेंट कहते हैं मरहम को, तेल वगैरह को हम आयंटमेंट कहते हैं। तो इसके मानी ये है कि तेल में किसी मक्खी का गिर जाना। तो इसके मानी जो है कॉलम बी में वो इसके साथ मिलता है, वन बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा मसला, इन एन अदरवाइज फॉल्टलेस प्लान, यानी बगैर गलती के जो मंसूबा है उसमें से एक बहुत बड़ा मसला निकल आ जाए तो उसको हम कहते हैं अफ्लाई इन द आइंटमेंट। तो 9 के साथ आपने इच मिलाना है। इसमें आपने देखना है कि किताब में मिसप्रिंट है, 9 10 8 को छोड़कर डायरेक्ट 10 लिखा गया है, लिहाजा वो टिक करके 9 के साथ अपने इच को मिलाना है। नंबर 10 है अ बी इन योर बॉनेट। इसका मतलब ये है कि एक बंदा ऐसा होता है बाज़ औक़ात के वो उसको एक चीज़ की उसको सोच आ जाए तो वो मुसलसल इसी के बारे में वो सोचता है। तो इफ नंबर कॉलम बी में इसके साथ हम इसको मिला सकते हैं, बी एंग्री रिसेंटफुल अबाउट अ सर्टेन इशू, किसी ख़ास मसले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होना। रिसेंटफुल के यहाँ पर मानी है नाराज़ होना। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं ग्रामर मॉडल वर्ब्स की तरफ। लिखा हुआ है, सवाल है, विच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस कंटेनिंग अ मॉडल हैज़ द मीनिंग सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन। यानी आपको 3 चॉइसेस दिए गए हैं, तो आपने इसको पढ़कर ये आपने बताना है कि इसमें इसके साथ जो क्लोज मीनिंग, जो सेम मीनिंग रखता है, वो कौन से अल्फाज है या कौन सा जुमला है। तो इसमें मैं आपको पहले से चंद एक चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये आपने ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर एबिलिटी की बात आ जाए, एबिलिटी, तो वहाँ पर हम कैन इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर अलाउ यानी इजाज़त की बात होती है तो वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑप्शन में मे मौजूद न हो तो आप इसकी बजाय मस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर किसी जुमले में हैव टू वो आ जाए तो उसको हम हैव टू को ज़्यादातर मस्ट के मानों में हम इस्तेमाल करते हैं। यानी हैव टू में आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें जो ओब्लिगेशन है वो फॉरेन अथॉरिटी की तरफ से आता है, यानी कोई दूसरा बंदा जो है आपको किसी काम के लिए कहता है। हैव टू में आपने ये बात याद रखनी है। मस्ट में क्या होता है, मस्ट में आप अपने आप पर जो है कोई फरीजा जो है वो मान लेते हैं कि मैंने ये काम खुद करना है। अच्छा, तो ये बात आपने याद रखनी है कि हैव टू को ज़्यादातर मस्ट के मानों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हैव टू में चॉइस है, ये बात भी आपने याद रखनी है। हैव टू में चॉइस होता है और मस्ट में चॉइस बिल्कुल नहीं होता। यानी मस्ट ज़्यादातर हम ज़रूर के मानों में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर चॉइस की बात हो तो वहां पर आप फिर क्या करेंगे, नीड टू, क्योंकि नीड टू में चॉइस की जगह मौजूद है, तो फिर आपने नीड टू को इस्तेमाल करना है। अच्छा, जब आप श्योर हो, श्योर ना हो या श्योर हो तो आप मे और माइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। इसी पर इसी के मुनासिबत से आपने ये सारे सवालात अब हल करने हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर है दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल। अब क्या है, एबल टू, तो एबल टू क्या है, ये एबिलिटी है, लिहाजा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल। यहाँ पर कैन का इस्तेमाल ठीक रहेगा।
नंबर सेकंड है अली इज नॉट अलाउड टू स्टे आउट लेट। अभी मैंने क्या कहा कि अगर अलाउड की बात हो तो फिर वहां पर आप मे का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है अली मे नॉट स्टे आउट लेट, तो यहाँ पर हम अली मे नॉट स्टे आउट लेट इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डू आई हैव टू क्लीन द किचन, डू आई हैव टू। तो अब आई हैव टू आया है तो मैंने बताया था कि अगर आई हैव टू आ जाए तो उसको हम मस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी ये दोनों सिनोनिम के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर आएगा मस्ट, मस्ट आई क्लीन द किचन। अच्छा, नंबर 4 में क्या है, आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर। तो एबल आया है तो क्या ये एबिलिटी नहीं है, एबिलिटी है, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर। इस तरीके से नंबर 5 में देखें, वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। तो इसमें आप देखें कि वी आर नॉट अलाउड, तो अलाउड के साथ मैंने क्या कहा था कि अगर अलाउड आ जाए तो वहां पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। अब ऑप्शन में मे नहीं है, तो मे नहीं है तो फिर मैंने ये बताया था कि अगर मे मौजूद ना हो तो फिर वहां पर आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़रूर आपने वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, ठीक है, तो ज़रूर आपने जो है अब स्विम नहीं करना, तैरना नहीं है, तो यहाँ पर वी के साथ अब यहाँ पर नंबर फर्स्ट आएगा वी मस्ट। अच्छा, नंबर 6 है शी इज नॉट एबल टू रीड चाइनीज। शी इज नॉट एबल तो एबिलिटी है, शी के ये आएगा कैन नॉट। डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हेयर, डू यू थिंक। अब इसके साथ थिंक का लफ्ज आया है तो और अलाउ का लफ्ज आया है तो क्या आएगा, मे। डू यू थिंक वी मे पार्क हेयर। अच्छा, नंबर 8, यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। अच्छा, यू डोंट हैव, यानी मैंने कहा था कि डो हैव टू अगर आ जाए, स्पेशली ये नेगेटिव में आपने ये बात याद रखनी है कि अगर डोंट हैव आ जाए तो इसमें फिर भी चॉइस है। अब अगर हम ये यहाँ पर इस्तेमाल करें, वैसे तो मैंने कहा था कि हैव टू के साथ मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डोंट हैव टू और मस्ट नॉट टू डू में फ़र्क है। इसमें यह है कि इसमें चॉइस है और मस्ट नॉट डू में चॉइस बिल्कुल नहीं है, लिहाजा हम ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैंने ये कहा था कि अगर ये आ जाए नीड टू अगर मौजूद हो इसमें, नीड नॉट, तो इसमें चॉइस के लिए जगह है। तो यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, इसमें आपने यू नीड नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज। तो नंबर नेक्स्ट ये सेकंड नंबर पर जो है ये वाला जुमला ठीक है। नंबर 9, अच्छा नंबर 4 में देखें, आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर। तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा है एबल का लफ्ज़ मौजूद है, एबिलिटी शो कर रहा है, लिहाजा कैन सही रहेगा। वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। तो यहाँ पर आप देखें अलाउड है, अलाउड के साथ हम मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मे इस ऑप्शन में नहीं है। अब हमने क्या करना है, जब मैंने कहा था कि अगर अलाउ के साथ तो वैसे हम मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें आप देखें वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग। हमें ज़रूर यहाँ पर ये क्या आएगा, ज़रूर, इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जब रेड फ्लैग जो है वो फ्लाई कर रहा हो तो हमने तैरना नहीं है, तो ये ज़रूरत के मुनासिबत से है, लिहाजा हम यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 6, शी इज़ नॉट एबल टू रीड चाइनीज़। अब एबिलिटी की बात हो रही है तो जाहिरी बात है शी कैन नॉट रीड चाइनीज़, तो यहाँ पर कैन नॉट का लफ्ज़ आएगा, यानी एबिलिटी रखता हो या एबिलिटी नहीं रखता, ये दोनों हालतों में हम क्या करेंगे, एबिलिटी की एबल का लफ्ज़ आ जाए तो आपने समझना है कि मैं कैन नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। नंबर 7, डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हेयर। डू यू थिंक, अलाउ, अलाउ में आपने क्या करना है, जिस तरह के मैंने कहा था मे का लफ्ज़ अगर मौजूद हो तो वो ऑप्शन सही रहेगा, तो ये डू यू थिंक वी मे पार्क हेयर, ये ऑप्शन सही है। नंबर 8 में है यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। अब इसमें आप देखें डोंट हैव टू ये नेगेटिव में आया है, जब ये नेगेटिव में आ जाए तो इसमें क्या है, ये चॉइस इसमें मौजूद होता है।
अब यू मस्ट नॉट डू दिस एक्सरसाइज, इसमें चॉइस बिल्कुल नहीं है, लिहाजा हम ये वाला लफ्ज जो है, ये जुमला यू नीड नॉट डू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि नीड नॉट में क्या होता है, हमारे पास चॉइस मौजूद होता है। अच्छा, नंबर 9 है वी हैव टू स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। वी हैव टू, तो क्या आएगा, हैव टू के साथ तो मस्ट आता है, वी मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स आर रेड। अच्छा, एम आई अलाउड टू आस्क अ क्वेश्चन, तो मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ये लफ्ज सही रहेगा क्योंकि अलाउ के साथ में के इसके साथ मे का लफ्ज आएगा। सवालिया जुमलों में वैसे भी हम मे आई आस्क अ क्वेश्चन, मे को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो लिहाजा इसमें ये जुमला सही है, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल नंबर बी की तरफ, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पेरेंथेसिस। अच्छा, इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट है इट इज पॉसिबल दैट क्रिस्टोफर मार्लो माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर। अब यहाँ पर आप देखें कि हम क्या लगाएंगे, माइट आएगा यहाँ पर, क्योंकि कोट को तो हम पास्ट एबिलिटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो माइट का लफ्ज यहाँ पर ठीक रहेगा। इस तरीके से नंबर सेकंड में है द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ शी माइट गो आउट। इसमें भी माइट आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है कि वो अपनी माँ से पूछे कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि वो बाहर जाए, तो यहाँ पर माइट आएगा। अच्छा, नंबर 3 में आप देखें स्पीक स्लोली लेस्ट शुड यू शुड अवेक द चाइल्ड। तो ये बात आपने याद रखनी है कि लिस्ट के साथ हम हमेशा शुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल इसके साथ नहीं होता। नंबर 4 है चिल्ड्रन शुड और मस्ट टेक टी एट नाइट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें शुड आएगा क्योंकि मस्ट ज़रूर के मानी में इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर चूंकि एक तजवीज़ है तो लिहाजा हम शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 में है शी केम हियर सो दैट शी मे और माइट मीट हर चाइल्ड। तो इसमें माइट आएगा 5 नंबर में क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है, शी केम। अब ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 6 में है मे हर सोल रेस्ट इन पीस। यहाँ पर हम जितने भी दुआ वाले अल्फाज हैं तो वो मे से शुरू होते हैं, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। अच्छा, नंबर 7 में है दे नीड नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक, यानी इसकी ज़रूरी नहीं है, लिहाजा हम नीड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 8। नंबर 8 में है यू विल हैव टू गो टू पेशावर टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पर विल हैव आएगा नंबर 8 में क्योंकि ये एक इरादा सा है, और साथ साथ क्या है, एक फॉरेन अथॉरिटी भी है, किसी दूसरे बंदे की वजह से जो है आपने जाना होगा, तो यहाँ पर हम विल हैव का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 9 में है इफ़ यू स्टेड हेयर, यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट में है, यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम। अब कंडीशनल में हम शुड का इस्तेमाल नहीं करते, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा नंबर 9 में आएगा वुड। अच्छा, नंबर 10, इसमें ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें गलती है, ये दोनों शुड और मस्ट ये दोनों नहीं आ सकते। यहाँ पर इफ़ का लफ्ज़ अगर हम लगा लें, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड, तो इसमें बेहतर ये होगा कि हम इन दोनों को काट दें और इसकी जगह लिख ले एफ। अच्छा, नंबर 11 ही, इसमें क्या आएगा, विल आएगा, ही विल बी गिवन वार्म वेलकम इफ ही विंस द टूर्नामेंट। अब चूंकि ही के साथ हम शल का इस्तेमाल नहीं करते, विल का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा विल आएगा। नंबर 12 चिल्ड्रन, नंबर 12 में आएगा चिल्ड्रन डेयर नॉट गो टू द रूफ एट नाइट। इसमें कैन नहीं आएगा क्योंकि ये किसी एबिलिटी की बात नहीं कर रहा। नंबर 13 है शी, और इसके साथ आएगा खुद,
शी could read a book while watching TV during her school days, यानी past abilities की बात हो रही है, तो लिहाजा यहाँ पर could आएगा। नंबर 14 है he passed this time as he has worked satisfactorily hard। अब यहाँ पर दो किस्म की बातें हो रही है, मैं और कैन दोनों में से एक आएगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सेटिस्फैक्टरीली हार्ड यानी काम वो कर चुका है, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो पास हो जाए, यानी पास होने की वो ताकत रखता है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर हम कैन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। में भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी से बात जो है वो आगे निकली हुई है, क्योंकि अब क्या है, सेटिस्फैक्टरीली उसने काम किया हुआ है और पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये एबिलिटी है इसकी। तो कैन का लफ्ज़ यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 15 है शी सेड दैट शी वुड। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है लिहाजा वुड का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 16 में है खान ought to be at home। ought यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि वो घर पर हो, ought। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम ought का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नंबर 17 है they used to play cricket every day when they were in the college, यानी जब वो कॉलेज में थे। यूज टू हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक्शन पहले होता था, अब वो नहीं होता, तो यूज टू का इस्तेमाल यहाँ पर सही रहेगा। 18 नंबर है could you please help me lift this box। तो इसमें कैन और could दोनों में could जो है वो ज़्यादा पोलाइट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो लिहाजा इसमें हम could का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। नंबर 19 है would that I know her। यहाँ पर एक विश है, तो लिहाजा यहाँ पर would का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 20 और लास्ट वन है anyone can write a poem on this topic। यहाँ पर चूंकि एबिलिटी की बात है, तो लिहाजा हम कैन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सी और ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद अ मॉडल फॉर्म फ्रॉम द लिस्ट बिलो। इसमें हमारे पास कैन है, कुड है और बी एबल टू है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि आई डोंट थिंक आई विल हैव मच वर्क नेक्स्ट वीक। आई थिंक आई विल, अब विल आ गया तो विल के बाद तो हम कैन और कुड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आई विल बी एबल टू, आई विल बी एबल टू टेक अ डे ऑफ, छुट्टी लेना, तो यहाँ पर आएगा बी एबल टू। नंबर सेकंड, एक्सक्यूज मी यू टेल मी वेयर द बस स्टेशन इज। तो यहाँ पर ये एक रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो कुड का लफ्ज़ यहाँ पर आएगा। नंबर थर्ड, दे हैवंट, हैवंट अब यहाँ पर आएगा बी एबल टू, लेकिन यहाँ पर चूंकि हैवंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, हैव नॉट से मालूम होता है कि ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और बी की थर्ड फॉर्म क्या है, वो है बीन। तो यहाँ पर आएगा दे हैव नॉट बीन able, they have not been able to solve the problem yet। अच्छा, नंबर 4 है she can play the flute and the guitar। यहाँ पर चूंकि एबिलिटी की बात हो रही है लिहाजा can आए। अच्छा, when we were younger यानी past tense है, तो इसमें आएगा could। we could watch movies all afternoon, now we think it is boring। अच्छा, क्वेश्चन नंबर डी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो। मस्ट, माइट और मे, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो नंबर फर्स्ट है ओह नो आई थिंक दे माइट बी हर्ट बट आई एम नॉट श्योर। अब इसमें देखिए श्योरिटी की बात हो रही है, तो श्योरिटी में आपने ये बात याद रखनी है कि में श्योरिटी ज़्यादा है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें श्योरिटी 70% है और इसमें श्योरिटी 30% है। इसके लिए मैं आपको अगर एक जुमले से समझा दूं कि अगर बादल आए हुए हों तो हम ये कह सकते हैं कि इट मे रेन,
क्योंकि चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर बादल ना हो और हम कोई पेशन गोई करना चाहते हैं तो हम कहेंगे इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। तो में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि बट आई एम नॉट श्योर, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर माइट का लफ्ज़ ज़्यादा मौजू रहेगा। नंबर सेकंड, दे लुक जस्ट द सेम, आई एम श्योर दैट दैट बॉय मस्ट बी हिज सन। अब श्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो हम मस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यानी ये दोनों दोनों में फिर भी प्रोबेबिलिटी है, शक मौजूद होता है। इसमें मस्ट में कोई शक नहीं है, ज़रूर के मानों में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आएगा मस्ट। नंबर थर्ड है दैट लुक्स डिलिशियस एंड आई एम सो हंग्री, मे आई हैव सम। अब मे का लफ्ज़ यहाँ पर क्यों आएगा? क्योंकि सवालात के लिए हम ज़्यादातर और इजाज़त के लिए ज़्यादातर हम मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नंबर फोर, ही इज़ रनिंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा दौड़ रहा है। आई थिंक ही डैश वेन। अब इसमें क्या आएगा? मे और माइट में से आएगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चांसेस ज़्यादा है। आई थिंक ही मे विन, तो यहाँ पर मे का लफ्ज़ आएगा। नंबर फाइव है दैट लुक्स लाइक फन, तो यहाँ पर क्या आएगा? वी फेंट सम एग्स विद यू, मे वी फेंट सम एग्स विद यू, तो यहाँ पर मे का लफ्ज़ आएगा। सवालात के लिए हम ज़्यादातर मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सवाल है नंबर ई। इसमें है fill in the blanks with a model from the list below, need our have to। तो अब need our have to, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि need किस में आएगा, our have to किस में आएगा। अच्छा, इसमें देखें, वाव माई हाउस इज अ मेस, आई रियली डैश क्लीन अ बेट। अब यहाँ पर नीड बेहतर लफ्ज़ होगा कि हम नीड का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें चॉइस है। और एक और बात भी है कि जो हैव टू का लफ्ज़ हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब आप पर बाहर की तरफ से कोई बंदा आपको कहे कि कोई जिम्मेदारी डाल दे कि आपने ये इस तरह करना है। तो इसमें चूंकि वो वाली बात नहीं है, लिहाजा यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे आई रियली नीड क्लीन अ बेट। नंबर सेकंड है प्रोफेसर डू वी हैव टू फिनिश ऑल द एक्सरसाइज ऑन द टेस्ट। अब चूंकि प्रोफेसर की साइड से ये बात है, तो यहाँ पर हैव टू का लफ्ज़ आएगा। और एक और बात भी है कि यहाँ पर टू फिनिश है, तो यहाँ पर नीड के साथ टू का लफ्ज़ नहीं है, तो इससे भी पता चलता है कि हैव टू फिनिश का लफ्ज़, हैव टू का लफ्ज़ यहाँ पर बेहतर रहेगा। द जज सेड दैट ही विल हैव टू, क्योंकि अब जज की तरफ से ये बात हो रही है, तो यहाँ पर हैव टू आएगा। नंबर फोर, इफ यू वांट टू कैंप इन द पार्क यू विल हैव, यहाँ पर भी विल हैव आएगा, क्योंकि फॉरेन अथॉरिटी है, कोई दूसरा बंदा जो है वो आपको कह रहा है। नंबर 5 है आई हैव वर्क टू लॉन्ग, आई नीड टेक अ ब्रेक। यहाँ पर आप पर चूंकि बाहर की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, तो लिहाजा हम नीड का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, वो है एफ। तो उसमें सवाल में है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ मॉडल फ्रॉम द लिस्ट बिलो, शुड, ऑट टू, हैड बेटर। अच्छा, इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है कि हैड बेटर का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादातर हम ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके मानी है बेहतर ये होगा। तो इसके साथ अक्सर एक शर्त आता है कि अगर आप इस तरह करते तो ये बेहतर होता, वरना ये बात इस तरह होती, तो उसी जगह पर हम हैड बेटर इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अच्छा, शुड जो है, शुड को हम एक तजवीज़ के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। आट टू जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऐसी जगहों पर कि एक किस्म का एक अखलाकी फरीज़ा जो होता है, उसी जगह पर हम आट टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ही हैड बेटर गो इनसाइड। यहाँ पर ये क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर शर्त लिखा है, आर ही विल गेट अ टेरेबल सनबर्न। इस तरीके से नंबर थिंग, आई थिंक वी
शुड प्ले, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पर क्या है, एक तजवीज़ है, शुड का लफ्ज़ आएगा। नंबर थर्ड, ही, यहाँ पर आएगा स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच कॉफ़ी, और तो यहाँ पर शर्त आया है, तो यहाँ पर आएगा ही हैड बेटर स्टॉप ड्रिंकिंग सो मच कॉफ़ी, और ही विल मेक हिमसेल्फ सिक। नंबर फोर है शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, शी शुड रिकॉर्ड अ सीडी, यहाँ पर एक तजवीज़ है कि वो सीडी से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर ले। नंबर फाइव है हिज सेल फोन इज रिंगिंग, उसका फ़ोन बज रहा है, आई थिंक ही ought टू आंसर इट, एक अखलाकी फरीज़ा सा है, तो यहाँ पर ought to का लफ्ज़ बेहतर रहेगा। तो ये था एक्सरसाइज। अगर आपको किसी भी जगह पर कोई भी मसला हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो भी आपका मसला है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके साथ कमेंट्स में वो सारी चीज़ें शेयर कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।